टैक्स एडवोकेसी, टैक्स लिटिगेशन, टैक्स लॉयर के तौर पे मेरे पास इतने सारे कमेंट्स आए थे कि मैं उन सभी लोगों को बताऊं कि आखिर अगर हमारे को टैक्स लॉयर बनना होता है तो किस एरिया पे हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा और किस पर्टिकुलर जानकारी पे, किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के ऊपर हमारे को ध्यान देना पड़ेगा, ताकि हम कोई कंपनी के अंदर एज अ टैक्स लॉयर अपॉइंट होते हैं तो हमारे को क्या क्या काम करना पड़ेगा, कौन से ट्रिब्यूनल्स में जाना पड़ेगा और किन किन बातों पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं एक एक पॉइंट्स को बहुत बारीकी से समझाऊंगा, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। और कोई लोग, जो लोग लॉ स्टूडेंट्स है या फिर जो कोई भी क्रिमिनल लॉयर है या कोई भी सिविल लॉयर है, आप उन लोगों को भी ये वीडियो जरूर देखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको भी अपने कैरियर के तौर पे अगर किसी को गाइड करने की बात आई तो आपको पता तो होना चाहिए कि टैक्स एडवोकेसी के अंदर भी लोग अपना कैरियर कितना अच्छा बिल्डअप करते आए हैं और कर सकते हैं। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। तो ज्यादा देरी ना करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है टैक्स एडवोकेसी की। टैक्स एडवोकेसी के अंदर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे टैक्स के कोर्ट्स कौन कौन से होते हैं, टैक्स के ट्रिब्यूनल्स कौन कौन से होते हैं, इनकम टैक्स के अंदर पर्टिकुलर ट्रिब्यूनल्स कौन कौन से होते हैं, किस लेवल तक हम किस कोर्ट के अंदर अपना मैटर डाल सकते हैं। और अपील्स में जाना हो तो हाई कोर्ट के अंदर अब बहुत सारे पैनल्स बन चुके हैं जहां पे जुडिशियल ऑफिसर जो हैं सिर्फ और सिर्फ टैक्स के मैटर्स को डील करते हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर ही अपने एक एसेसिंग ऑफिसर्स के डिपार्टमेंट होते हैं जहां पे टैक्स लॉयर्स को अपॉइंट करा जाता है टैक्स के मतलब क्लैरिफिकेशंस के लिए, अपील्स के लिए, चैलेंज करने के लिए कि हमारी कंपनी ने इतना टैक्स पे करा है, अब ये ज्यादा टैक्स क्यों पे करा जा रहा है। तो ये जो रिगार्डिंग जो इशू होता है ये कौन करता है, टैक्स लॉयर ही तो चैलेंज करेगा। कोर्ट के अंदर कोई ऑडिटर या फिर कोई भी जो सीए होता है वो थोड़ी ना कोर्ट के अंदर चैलेंज करेगा। तो उस केस के लिए, उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए टैक्स लॉयर्स को अपॉइंट करा जाता है बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज की तरफ से, ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, फर्म्स की तरफ से। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में सबसे पहले तो रखना पड़ेगा। दूसरी बात हमारी आती है, अगर कोई कंपनी के अंदर आप एक टैक्स लिटिगेटर के तौर पे अपॉइंट होते हो तो आपको क्या बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। आपको पहले मन से अपने आप को जानना पड़ेगा कि भाई मेरे को एनुअल रिपोर्ट्स पढ़नी आनी चाहिए। आपको एनुअल रिपोर्ट्स पढ़नी आनी चाहिए कि एनुअल रिपोर्ट्स का मतलब होता है कि कोई भी कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है उसका मतलब होता है कि फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होती है कि कितनी परचेज करी, कितनी सेल करी, कितना रेवेन्यू आया, कितना हमने सैलरीज पे करी, कितना रेवेन्यू पे करा है और आफ्टर द टैक्स हमने पूरे के पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर कितना टैक्स हमने पे करा है। ये पूरा का पूरा एनुअल रिपोर्ट के अंदर लिखा जाता है एक पूरी पर्टिकुलर कंपनी के अंदर। ये आपको पता होनी चाहिए। आपको इसके अंदर बारीकी से एक जो डिटेल होती है वो समझनी पड़ेगी कि कौन सा प्रॉफिट कंपनी के अंदर फ्लक्चुएशन क्यों हो रहा है। इस साल जो है ज्यादा है, इस साल कम है, इसके पीछे का राज क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है। कोई टैक्स की वजह से तो प्रॉफिट के अंदर फ्लक्चुएशन नहीं आ रहा, रेवेन्यू के अंदर भी कोई भी टैक्स की वजह से फ्लक्चुएशन तो नहीं आ रहा, ये क्यों आ रहा है। तो ये पेशेंस से आपको आराम आराम से एक एक पॉइंट को ध्यान में रखना पड़ेगा। मैं आराम आराम से पेशेंट वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि ना तो आप बैकग्राउंडली सीए हैं, ना तो आप सीएस हैं, ना तो आपने कोई भी डिप्लोमा कोर्स कर रखा है कोई भी ऑडिटिंग या अकाउंटिंग के अंदर। तो आप सिर्फ एलएलबी, आपने ग्रेजुएट, आप लॉ ग्रेजुएट हो और आपके पास एलएलबी की डिग्री है। तो इस वजह से मैंने बोला है पेशेंटली आराम आराम से आपको एक एक चीज समझनी पड़ेगी। एक पर्टिकुलर डेप्रिसिएशन किसी चीज पे लग रहा है तो वो क्यों लग रहा है और इतना परसेंट डेप्रिसिएशन का क्यों लग रहा है। कम भी लग सकता है या ज्यादा भी लग सकता है। किसी कंपनी ने फर्नीचर परचेज कराया इस साल यानी कि अगले साल उस फर्नीचर की डेप्रिसिएशन वैल्यू कितनी होगी और क्यों होगी, ऐसे कौन से प्रोविजन में ये बात लिखी हुई है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए सबसे पहले। अब आगे अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर बात आता है कि इंटरेस्टिंग इश्यूज का पॉइंट मैंने इसलिए डाला है कि कोई भी आपके पास इशू आता है, जैसे कि एक बार आप काम सीख गए हो, आपने थोड़ा बहुत अच्छे से काम सीख लिया, 1-2 साल आपने अपना इन्वेस्ट करा किसी भी एक टैक्स फर्म के अंदर। बहुत सारी फर्म्स आपको आप सर्च करोगे मिल जाएगी, आपने वहां पे काम सीखा पहले। फिर जब आपके सामने कोई इशू आएगा तो आपको पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगेगा क्योंकि आपने प्रोविजंस बार बार पढ़े हुए हैं टैक्स लॉज के, कॉर्पोरेट लॉज के। इसी वजह से कोई भी इश्यूज आपको डील करने के लिए बोला जाएगा तो आप उसको अच्छे से पहले तो इशू को समझ जाओगे और जब इशू को समझोगे तो उसका सॉल्यूशन आप पहले से सोच सकोगे क्योंकि ये कोई सिविल लिटिगेशन का मैटर नहीं है, क्रिमिनल लिटिगेशन का मैटर नहीं है जहां पे आपको फैक्ट्स पहले समझने पड़ेंगे, इन्वेस्टिगेशन की पूरी रिपोर्ट पढ़नी पड़ेगी, फिर आपको प्रोविजन अप्लाई करना पड़ेगा और वो प्रोविजन अप्लाई होगा या नहीं होगा वो जज साहब जो है डिसाइड करेंगे। तो इतनी सारी चीज आपको यहाँ पे टैक्स लिटिगेशन के सोचने की जरूरत नहीं होगी। आपको पता होगा भाई इशू का मतलब क्या है, किस तरीके का इशू है, किस तरीके का सॉल्यूशन इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अप्लाई होगा। तो ये बात आपको पहले से ही पता होगी जब आपने काम अच्छे से सीखा होगा, इसीलिए आपको अपने काम करने के अंदर इंटरेस्टिंग लगेगा। मैंने ये पॉइंट इसलिए रखा हुआ है। अब आगे अगर मैं बात करूं
तो इसके अंदर मेन बात आती है टैक्स लॉज जो है अमेंड हर बार ही होते हैं, और सबसे ज्यादा जो अमेंडमेंट होती है पूरे के पूरे कानून के अंदर वो सबसे ज्यादा टैक्स लॉज के अंदर ही होती हैं। अब क्यों होती हैं? हर साल नया बजट आता है, अब नया बजट आएगा तो हर एक पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर जो टैक्स की रेशो होती है, जो टैक्स पेयर होता है उसका भी भाई टैक्स का जो रेशो बढ़ेगा घटेगा। ये बात कौन बता पाएगा? आप ही तो बताओगे जब आप टैक्स लिटिगेटर बनोगे, जब आप टैक्स लिटिगेशन के तौर पे काम कर रहे होगे। तो अगर आपने सोच लिया कि भाई मैंने तो टैक्स लॉ बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, कॉर्पोरेट लॉज जो है मैंने बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं, अब मेरे को जो है सारी चीजें आ गई है, ये अप्रोच अपने माइंड में कभी मत रखिएगा, क्योंकि टैक्स लॉज एक ऐसी चीज है जो हर बारी अमेंड होती है डेली, हर साल, हर महीने, हर क्वार्टरली जो है टैक्स की जो रेशियो है वो हमेशा चेंज होती रहती है। आप जब आप काम करोगे जब आपको खुद समझ में आएगा। ये कहने का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल के तौर पे जो डीएससी होता है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, इसका मतलब होता है कि अगर किसी को अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करानी है डीएससी चाहिए, आईटीआर फाइल करानी है डीएससी चाहिए, जीएसटी रिटर्न फाइल करानी है डीएससी चाहिए, और अगर कोई भी अगर पर्सन को अपनी एलएलपी रजिस्टर्ड करानी है डीएससी चाहिए, और भी हजार तरीके के काम होते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पोर्टल पे काम करे जाते हैं। उन सारे कामों के लिए डीएससी चाहिए होता है। अब 1 जनवरी 2021 से जो है हमारे जो डीएससी का सेकंड क्लास की कैटेगरी होती है वो डिसकंटिन्यू हो रही है, यानी कि वो खत्म हो रही है। अब आपके पास कोई क्लाइंट आएगा कि भाई मेरे को अपनी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पे रजिस्ट्रेशन कराना है, और आप उसे क्या बोलोगे? भाई अब डीएससी सेकंड क्लास तो बंद हो चुका है, आपको जो डीएससी थर्ड क्लास लेना पड़ेगा। अब आप किसी की कंपनी रजिस्टर्ड करोगे एज अ टैक्स लिटिगेटर के तौर पे, तो आपको 5 से 6 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा वो क्लाइंट पे करेगा, क्योंकि डीएससी थर्ड क्लास की जो कॉस्ट है वो थोड़ी सी अब महंगी हो जाती है। इसीलिए लोग जो पहले डीएससी सेकंड क्लास प्रेफर करते थे। तो ये बात आपको कौन बताएगा? आपको खुद ही तो पता करनी पड़ेगी, आपको खुद ही तो अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा। फिर आप आने वाले टाइम में किसी टैक्स लिटिगेटर के तौर पे आप कोई कंपनी को ज्वाइन करोगे तो सारी की सारी कंपनी आपके ऊपर ही डिपेंडेंट रहेगी कि भाई अब नया बजट आया है और नया बजट ने हमारे को क्या फायदा हो सकता है और क्या नुकसान हो सकता है। तो ये बात कौन बताएगा? ये बात आप ही बताओगे, और ऑडिटर भी बताएगा। और जो कंपनी है, अगर कंपनी को कोई इशू फेस होता है कि भाई हमने इतना सारा टैक्स पे कर दिया, हमारे को तो कम पे करना था, या फिर हमारे साथ गलत हुआ है, जो एक्चुअल में प्रोविजन अप्लाई होना चाहिए तो वो अप्लाई नहीं हुआ है, तो ये जो चैलेंज करने की बात आएगी वो कौन करेगा? कोई ऑडिटर कर नहीं सकता, ना कोई अकाउंटेंट जो है चैलेंज नहीं कर सकता। इसीलिए कंपनी जो है टैक्स लिटिगेटर को अपॉइंट करती है, उनके बिहाफ पे टैक्स लिटिगेटर्स ही ट्रिब्यूनल्स में, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल्स में, हाई कोर्ट्स के अंदर अपीयर होते हैं, और उनके बेसिस पे कंपनी के बिहाफ पर ही वो चैलेंज करते हैं। तो ये सारी की सारी चेन होती है, आपको समझनी पड़ती है। तो मैंने आपको बता दिया, एक एग्जांपल भी दे दिया डीएससी का डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का। आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन का भी काम कर सकते हो, आईटीआर के भी काम कर सकते हो, हजार तरीके के काम होते हैं। आपको सिर्फ पहले अपनी अप्रोच जाननी पड़ेगी कि किन किन एरिया पे सबसे ज्यादा मेन ध्यान देना पड़ेगा। अब आगे बात आती है, जब आप टैक्स लॉयर बनते हो तो साथ ही में आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर भी बनते हो। फॉर एग्जांपल के तौर पे कोई भी नया बजट आया है, नए बजट के अंदर आपकी कंपनी जो जिस पर्टिकुलर एरिया के अंदर आपकी कंपनी डील करती है, उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो प्रोविजन है और जो टैक्स का रेशियो है वो ज्यादा बढ़ा हुआ है, और वो आपको लगता है कि नहीं भाई ये गलत बात हुई है, ये जो है कोर्ट के अंदर चैलेंज होनी चाहिए इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, तो वो चैलेंज कौन करेगा? ऑब्वियस है आपका जो कंपनी है आप पे भरोसा करेगी कि आप ही जो है टैक्स लॉयर के तौर पे जो है चैलेंज करोगे। लेकिन उस केस के अंदर आप जो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर के तौर पे अपीयर होगे कोर्ट के अंदर। क्यों? क्योंकि आप उस प्रोविजन को चैलेंज करने जा रहे हो कि ये जो प्रोविजन है ये बियॉन्ड द फंडामेंटल राइट्स जा रहा है, यानी कि बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ये जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जा रहा है, अल्ट्रा वायरस ये प्रोविजन जा रहा है। तो ये जो कोर्ट के आगे आप प्ली लगाओगे कि आज जज साहब जो हमारा प्रोविजन अप्लाई होना चाहिए कंपनी के अंदर वो गलत हुआ है, तो मैं आपके सामने प्ली करना चाहता हूं कि आप हमारे पर्टिकुलर एरिया के ऊपर ध्यान दीजिए और अपना जजमेंट दीजिए ऑब्वियस तौर पे। तो इसी वजह से मेरा पॉइंट ये मेन बताने का है कि आप टैक्स लॉयर के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर भी आप अपने कंपनी के बिहाफ पे डील करोगे, और जितना अच्छा आप अपने आप को अपडेट रखोगे उतना अच्छा जो कंपनी के साथ आपका ट्रस्ट बनेगा, और आप अच्छे से कंपनी को जब आप फायदा करा रहे हो 2 3 4 हज़ार का, मैं एग्जांपल एक दे रहा हूं, तो कंपनी आपके ऊपर फायदा नहीं करेगी क्या? बिल्कुल करेगी, 100% करेगी। सबसे पहले मेन में जो मैंने ग्राउंड की बातें बताई हैं आपको स्टार्टिंग में, ये तो आपको आनी चाहिए कि एनुअल रिपोर्ट्स होती क्या है और जो इंटरेस्टिंग इश्यूज के अंदर काम कैसे किया जाता है उनको समझने के लिए इसके अंदर टैक्स लॉज जो है 2019 के अंदर 2020 के अंदर क्या डिफरेंस हुआ है, कितना पहले टैक्स पे किया जाता था और अब 2020 के अंदर कितना पे किया जाएगा और आने वाले टाइम में कितना हो सकता है, ये पहले से ही आप कंपनी को अवेयर करके रखोगे जब भी तो कंपनी का फायदा होगा। आप इसलिए तो आपको बुलाया जा रहा है कि आप कोई भी नुकसान हो रहा है चैलेंज करने के लिए आप कंपनी के बिहाफ पे अपीयर होंगे। तो अब आगे अगर मैं बात करूं कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रहा है तो आप कोर्ट के अंदर चैलेंज करोगे।
अब इसके अंदर मेन बात आती है जो बहुत पूरी वीडियो के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आपको मैंने टैक्स लॉज के बारे में तो बता दिया, तो आपको कॉर्पोरेट लॉज के अंदर भी बहुत अच्छी जानकारी रखनी पड़ेगी। सबसे पहली बात, कॉर्पोरेट लॉज के अंदर आपको अच्छी खासी जानकारी रखनी पड़ेगी कि कंपनीज आखिर मतलब क्या होता है, सब्सिडरी कंपनीज कौन सी होती है, पेरेंट कंपनीज कौन सी होती है, जॉइंट वेंचर्स कौन सी होते हैं, शेयर एग्रीमेंट्स क्या होता है और शेयर एग्रीमेंट्स किसको इशू करे जाते हैं। अगर मैं 30% 20% कोई कंपनी के शेयर खरीदता हूं तो मेरे को एक्चुअल तौर पे क्या फायदा होगा, मेरे को क्या बेनिफिट्स होंगे और मेरे को किन तरीके का कंप्लायंस यानी कि रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा कि मैं कंपनी का शेयर होल्डर बना रहा हूं और मेरे ऊपर क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी। ये कौन बताएगा? टैक्स लॉयर ही बताएगा, टैक्स लिटिगेटर ही बताएगा, क्योंकि कोई भी गड़बड़ी आती है, कोई भी तरीके का इशू अराइज होता है, इन सारे के सारे पर्टिकुलर एग्रीमेंट्स के अंदर वो कौन डील करता है? ऑब्वियस है चैलेंज करेगा टैक्स लिटिगेटर ही तो करेगा, टैक्स लॉयर ही तो करेगा कंपनी के बिहाफ पर चैलेंजेस, और जो एग्रीमेंट्स है वो कौन बनाएगा? ऑब्वियस है टैक्स लिटिगेटर ही बनाएगा। तो ये अगर बातें आपको नहीं पता है तो आप बिल्कुल ये मन में बिल्कुल मत रखिएगा कि भाई इनके बगैर भी मैं टैक्स लिटिगेटर अच्छा बन पाऊंगा, बिल्कुल नहीं बन पाओगे। आपको पहले कॉर्पोरेट लॉज के अंदर अच्छी खासी जानकारी रखनी पड़ेगी और ये जो मैंने ये बेसिक है, ये बेसिक तो आपको अच्छे से पहले पता होना चाहिए। बेसिक अगर आपने अपना बेस बना लिया तो आप बहुत अच्छा अपने आने वाले टाइम में बिल्कुल 100% करोगे अपने कैरियर के अंदर। अब इसके अंदर मैंने आपको एक बात बतानी थी कि अगर आपने अपनी LLB कर रखी है, साथ ही में अगर आपने कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कर रखा है, जैसे बहुत सारे लोग करते हैं, मैंने भी अपना CS का फाउंडेशन लेवल क्लियर करा हुआ है, बाद में एग्जीक्यूटिव ग्रुप 2 तक मैंने अपना ड्रॉप कर दिया था। तो इसके अंदर अगर आपने CA CS डिप्लोमा इन ऑडिट और अकाउंट्स के अंदर भी कोई भी कोर्स आपने करा हुआ है तो बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है आपके कैरियर के अंदर। और बहुत सारे लोग, अब व्यूअर्स जो ऐसे होंगे जिन्होंने प्रोफेशनल कोर्स नहीं कर रखा होगा, ना ही उनका भी मन होगा करने का, तो उन्होंने जो है, बहुत सारे लोग सिर्फ LLB पास आउट होंगे, तो उनके लिए सिंपल एक लॉजिक की बात होती है कि आपको मेन लॉजिक की अप्रोच अपनानी है। आपको ये नहीं सोचना कि आपको ये एक बात दिमाग में रखनी है कि अगर कंपनी ने कोई फर्नीचर खरीदा है तो इतने रेट पे तो डेप्रिसिएशन लगेगा ही। अब आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि डेप्रिसिएशन तो लगेगा ही, लेकिन किस परसेंटेज पे लगेगा वो आपको बात पहले पढ़नी पड़ेगी। अगर आप LLB पास आउट हो केवल, तो आपके सामने इतनी सारी नई नई टर्म्स आएंगी जो आपको पहले से ही समझनी पड़ेंगी। आराम से पेशेंस रखें, आपको धीरे धीरे साइड बाय साइड अपनी सारी बातें समझनी पड़ेंगी, तभी आने वाले टाइम पे सिर्फ मैक्सिमम 1 या 2 साल लगा दिए अगर आपने अपने कैरियर के अंदर टैक्स लिटिगेटर के तौर पे, तो आप बहुत अच्छा कर जाओगे। एक और एग्जांपल मैं देना चाहूंगा कि अगर कोई भी क्रिमिनल लॉ की अगर बात आती है, क्रिमिनल लॉ के अंदर हम सबसे ज्यादा क्या देखते हैं, अगर ए ने बी को जान से मार दिया, तो इस केस के अंदर ए ने क्या करा है, हम अगर एज अ क्रिमिनल लॉयर की बात से हम देखेंगे, अगर क्रिमिनल लॉयर की नजर से हम देखेंगे तो ए क्या है, ए ने या तो भाई मर्डर कर सकता है, ए या फिर कल्पेबल होमिसाइड कर सकता है, ए या फिर सेल्फ डिफेंस के तौर पे वो जान से मारा होगा बी को, या फिर ए ने जो है अपने नेग्लिजेंस के तौर पे बी को जान से मारा होगा। ये सारी की सारी सर्कमस्टांसेस आ सकती हैं। ये कैसे पता लगेंगी? फैक्ट से लॉजिकल अप्रोच अपनाकर इन्वेस्टिगेशन के तौर पे ये बातें पता लगेंगी। ऐसी सेम टैक्स लॉज के अंदर है। टैक्स लॉज के अंदर भी आपको एक लॉजिक की अप्रोच अपनानी है, लॉजिकली सोचना है, बिल्कुल सीधा रास्ता अपनाना है कि भाई एक्चुअल तौर पे यानी कि एनुअल रिपोर्ट्स हैं उसके अंदर मेन बातें क्या हैं, और कॉर्पोरेट लॉज के अंदर जो अमेंडमेंट्स होती हैं, टैक्स लॉज के अंदर जो अमेंडमेंट्स होती हैं, या फिर डेप्रिसिएशन की वैल्यू होती है, या फिर इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के ऊपर कोई कंपनी ने अपने क्लाइंट को प्रोडक्ट सेल करा है, एक्चुअल में इतना टैक्स लगना चाहिए था लेकिन ज्यादा टैक्स लग रहा है, क्यों लग रहा है, ये बातें आपको लॉजिकली अप्रोच से अपनानी पड़ेंगी। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको बातें सीखनी पड़ेंगी, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अब फाइनल एक बात आती है, जो MNCs कंपनीज होती हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, उनके कंपनीज के अंदर एक एक्सेसिंग ऑफिसर्स का डिपार्टमेंट होता है, और वो एक्सेसिंग ऑफिसर्स का डिपार्टमेंट ये सारे के सारे टैक्स लॉज, कॉर्पोरेट लॉज के रिगार्डिंग ही डील करता है। जो कंपनीज है वो उस डिपार्टमेंट से पूरा का पूरा टैक्स लॉज का क्लैरिफिकेशन लेने आती है कि भाई हमारे को जो है टैक्स लॉज के बारे में क्लैरिफाई करो, और जो हमारे जो प्रोविजंस है हमारे पर क्या क्या दिक्कत आ सकती है, और हम अगर चैलेंज करना है तो आपको वो एक्सेसिंग ऑफिसर को ही चैलेंज करने के लिए बोलती है, टैक्स लॉयर के तौर पे या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर के तौर पे। सिंपल बात है। जैसे कि अगर लॉज के अंदर आप सभी लोगों ने ADR का नाम सुना होगा, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जब बार की बार केस जो है डिस्प्यूट जो अराइज होते हैं और वहीं पे सॉल्व हो जाते हैं, कोर्ट का जो काम होता है, मतलब जो बर्डन होता है वो बिल्कुल कम हो जाता है। ऐसे ही टैक्स लॉज के अंदर भी एक अप्रोच होती है DPR, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल, DRP, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल जिसको बोलते हैं, जहां पे टैक्स लॉज के मैटर भी बार की बार खत्म हो जाते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है टैक्स लिटिगेटर के लिए, DRP के अंदर काम करने के लिए, अपने आप को अच्छा निखारने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मेजरली बस 6 से 7 प्रोविजंस आपको पढ़ने पड़ते हैं, अच्छे से उसमें मास्टरी करनी पड़ती है। आपके जो कंपनी के अंदर मेन प्रोविजंस अप्लाई हो रहे हैं वो वाले,
मैं पूरा का पूरा आपको टैक्स लॉ पढ़ने की जरूरत नहीं होती, पूरा पूरा कॉर्पोरेट लॉ की आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। मेन आपको पढ़ना होता है जो आपकी कंपनी जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर, जिन प्रोविजंस के ऊपर डील मेजरली करती है, से मात्र 6 से 8 या 10 प्रोविजंस होते हैं जिसमें आपको डील करना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो के अंदर मैंने टैक्स एडवोकेसी के रिगार्डिंग, टैक्स लिटिगेशन के रिगार्डिंग एक एक पॉइंट बहुत बारीकी से आपको समझाया है, जो बिल्कुल बेसिक बात है, क्योंकि मैंने बिल्कुल टेक्निकल बात अभी बिल्कुल भी नहीं करी है। अगर बहुत सारे नए व्यूअर्स होते हैं जिनको अगर मैं टेक्निकल बात लेकर आ गया तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं बोला क्या, आपको समझ में क्या आया होगा और इंप्लीमेंटेशन कैसे करा जाएगा। तो इसीलिए मैंने बिल्कुल बहुत बेसिक बातें बताई हैं जो आपको समझ में जरूर आनी चाहिए, और जिस डायरेक्शन में आपको समझाना चाह रहा हूं वो आपको समझ में आना चाहिए। तो मैं आशा करता हूं कि आपको पूरी की पूरी वीडियो शुरू से लेकर एंड तक समझ में आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियोस बनाया करूं, क्योंकि व्यूज जो है बहुत कम आते हैं, लोग शेयर बहुत कम करते हैं और लाइक भी बहुत कम करते हैं, इसी वजह से मेरे को थोड़ा डिमोटिवेशन आता है कि मैं आखिर ऐसी वीडियोस बनाऊं या ना बनाऊं। आप सभी लोग मेरे को बताइएगा कमेंट सेक्शन करके कि वीडियोस ऐसे बनानी चाहिए। आप शेयर जरूर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा, और आप प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। तो मैं आशा करता हूं कि आप मेरे को ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।